नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपसे बार बार अपील भी कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि मास्क पहनने से न सिर्फ आप सुरक्षित रह पाएंगे बल्कि आपका पूरा परिवार भी इस महामारी से बच पाएगा। और हमने इसको लेकर के मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। मास्क की इस लड़ाई से सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद राज्य में हो रही हिंसक घटनाओं के खिलाफ बीजेपी आज देश भर में धरना देगी। बीजेपी ने राज्य के कई इलाकों में हुई हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार माना। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा में उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इसी हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने आज देशव्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में काली पट्टी बांधकर अलग अलग जिलों में धरना देंगे। ये विरोध प्रदर्शन सभी मंडलों में किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। वो आज भी हिंसा प्रभावित पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। हिंसा पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात के बाद नड्डा पार्टी के सांसदों, विधायकों और दूसरे अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन नड्डा हिंसा में मारे गए पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मिले और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच उन्होंने बंगाल में हुई हिंसा और उसमें मारे गए लोगों के लिए दुख जाहिर किया। नड्डा ने हिंसा के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदार माना। बंगाल में सत्ता पर बैठने के लिए ये रक्त रंजित राजनीति, इसे भारतीय जनता पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रजातांत्रिक तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बंगाल की जनता पर राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है, उसे कभी भी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। जिस प्रकार से चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, चाहे पुरुष कार्यकर्ता हो, महिला कार्यकर्ता हो, टारगेट किया जा रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार की आगजनी की घटनाएं हो रही है, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि लॉलेसनेस, इसका ये पूरे तरीके से द्योतक है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक देश का कार्यकर्ता ये बंगाल के साथ खड़ा है और अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने वाले सारे के सारे लोग आज चुप है। इस हिंसा के ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये दोहरी और दोगली राजनीति है। महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां अवैध शराब के ठिकाने पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर हमला हो गया। वहां पुलिस अवैध शराब के कारोबारियों पर नकेल कसने की मुहिम चला रही है। और इसी कड़ी में जब पुलिस की एक टीम अवैध शराब के कारोबारी के घर पहुंची तो वहां इकट्ठा भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस घटना की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बड़ी तादाद में लोग पुलिस की गाड़ी पर पत्थरबाजी करते दिखाई दिए। इस बवाल में बच्चे और महिलाएं भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी जमकर पत्थर बरसाए। पथराव में गाड़ी के शीशे टूट गए। एक आदमी तो गाड़ी में सवार महिला पुलिसकर्मी को बाहर निकलने के लिए कहता दिखा। मजबूरी में वो पुलिसकर्मी गाड़ी छोड़कर पीछे हट गई। हालांकि भीड़ का बवाल इसके बाद भी जारी रहा। ममता बनर्जी आज तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। ममता बनर्जी आज सुबह 10:45 पर सादे समारोह में राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगी। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए शपथ ग्रहण समारोह को छोटा रखने का फैसला किया गया है। साथ ही इसमें कुछ ही लोग शामिल हो पाएंगे। आज सिर्फ ममता बनर्जी ही शपथ लेंगी। बाकी विधायक 6 और 7 मई को एक सादे समारोह में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी आज राज्य सचिवालय जाएंगी, जहां वो अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगी। कोरोना संकट में उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के वेबसाइट के मुताबिक अनुपम त्रिवेदी बता रहे हैं कि 14 मई से मंदिरों के कपाट खुलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मूर्तियां, घंटी और ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं होगी और मंदिर परिसर में न तो प्रसाद बटेगा, न ही टीका लगाया जा सकेगा। गर्भगृह में भी सिर्फ मंदिर से जुड़े लोग ही जा सकेंगे। महामारी की वजह से इस बार श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम की यात्रा पर रोक है। हालांकि इस पर आगे पुनर्विचार हो सकता है। बंगाल हिंसा पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने टीएमसी के नेताओं को धमकी दी। उन्होंने बंगाल में हो रही हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार माना।
जब आप लोग बंगाल की सीमाओं से बाहर जाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वो व्यवहार ना हो, तो मैं ममता बनर्जी को साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को यहां पर रोकिए। राहुल गांधी की लॉकडाउन वाली मांग पर घमासान हो गया। राहुल गांधी ने देश भर में लॉकडाउन लगाने की वकालत की, जिस पर सियासी घमासान मच गया। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना के खतरे से बचने के लिए अब लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचा है। राहुल के इस ट्वीट के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने एक वीडियो ट्वीट कर दावा किया कि राहुल पहले लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे। A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रामलीला मैदान का दौरा किया। इस दौरान दोनों ने वहां बन रहे 500 बेड वाले कोविड केयर सेंटर की जानकारी ली। विदिन ए वीक ये पूरा हॉस्पिटल यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है और इसमें आईसीयू और तमाम सुविधाएं रहेंगी। मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 अगले महीने रिलीज होगी। Can I count you in? लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैंसर अस्पताल में बने कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की। इस सेंटर में कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड का इंतजाम किया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगन मोहन मल्होत्रा का 94 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना संकट की इस घड़ी में भारत को पूरी मदद का भरोसा दिया। उन्होंने दावा किया कि भारत को ऑक्सीजन के अलावा वो सभी चीजें भिजवाई जा रही हैं जिनकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। जो बाइडेन ने इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी से हुई बातचीत का भी जिक्र किया और वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों को जल्द से जल्द पहुंचाने का वादा भी किया। We're helping Brazil, we're helping India significantly. I spoke to Prime Minister Modi. What he needs most is he needs the material and the parts to be able to have his machines that can make the vaccine work. We're sending him that, we're sending him oxygen, we're sending him a lot of the precursors. So we're doing a lot for India. मुंबई में बीएमसी ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए कार में बैठे बैठे कोरोना की वैक्सीन लगवाने की शुरुआत कर दी। इस अभियान को ड्राइव इन वैक्सीनेशन नाम दिया गया, जिसके तहत गाड़ी से उतरे बिना ही कई बुजुर्गों और दिव्यांगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक पार्किंग के अंदर कई गाड़ियां कतार में खड़ी दिखीं। उनमें कुछ में बुजुर्ग बैठे थे तो कुछ गाड़ियों में दिव्यांग। ये सभी लोग टीके लगवाने के लिए वहां पहुंचे। लोग अपने परिवार के डिसेबल्ड लोगों को लेकर, सीनियर सिटीजन्स को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इतना ही नहीं, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना भी लोगों के लिए आसान रहा, क्योंकि वहां इसके लिए अलग से काउंटर लगाए गए। शिवसेना ने दावा किया कि बिना गाड़ी वाले बुजुर्ग भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। उनको यहाँ पे लेके आता है और यहाँ पे उनको वैक्सीन देने के बाद उनको घर पे छोड़ते हैं। कार में बैठे हुए ही टीके लगवाने की इस पहल की लोगों ने जमकर तारीफ की। बहुत ही बढ़िया है, खास करके सीनियर सिटीजन्स के लिए इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। बताया गया कि बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने में परेशानी न हो, इसके लिए इसी तरीके के कुछ और सेंटर खोले जाएंगे। इटली के मिलान में हजारों की तादाद में जुटे फुटबॉल प्रेमी कोरोना की पाबंदी भूलकर जश्न मनाते नजर आए। ये लोग अपने फुटबॉल क्लब इंटर मिलान की जीत का जश्न मनाने पहुंचे, जिसने एक दशक बाद पहला सीरिये फुटबॉल खिताब जीता। और इसी जीत की खुशी में ये सभी मिलान के एक मशहूर जगह पर इकट्ठा हुए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए पूरी तरह जश्न में डूबे नजर आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को नजरअंदाज कर हाथों में झंडे लिए हवा में रंगीन धुआं छोड़ते ये लोग एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर नाचते कूदते दिखे। कोरोना की पाबंदियों से बेपरवाह ये नौजवान एक धुन में जीत के नारे लगाते रहे, लेकिन इनमें कईयों ने चेहरे पर मास्क भी ठीक तरीके से नहीं पहना हुआ था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी भरा मैसेज मिलने का मामला सामने आया। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि लखनऊ में पुलिस के 112 नंबर के व्हाट्सएप पर सीएम के लिए मैसेज आया, जिसमें उनके लिए न केवल अपशब्द लिखे थे बल्कि 5 दिन बाद किसी बड़े हादसे की धमकी दी गई। लिहाजा पुलिस की तरफ से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई और जिस नंबर से धमकी भेजी गई उसकी तलाश भी शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल की रात करीब 8 बजे ये धमकी भरा मैसेज आया था। कोरोना संकट से निपटने में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार राज्यों की मदद में जुटी है। इस कड़ी में रिलायंस के जामनगर प्लांट से भेजी गई ऑक्सीजन की खेप दिल्ली पहुंच गई।
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अप्रैल में 15,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कई राज्यों को सप्लाई की। इसके लिए रिलायंस ने किसी राज्य से कोई चार्ज भी नहीं लिया। रिलायंस की ओर से भेजी गई ऑक्सीजन से करीब 15 लाख लोगों को मदद मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी खुद ऑक्सीजन सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन के काम पर नजर रख रहे हैं और जरूरतमंद राज्यों को जल्द से जल्द ऑक्सीजन भिजवाने में जुटे हैं। कोरोना संकट गहराने के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज रोजाना 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही है, जिसे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका के टेक्सास में एक हाईवे पर 3 बड़े ट्रक भीषण हादसे का शिकार हो गए। देर रात हाईवे से गुजर रहे ये ट्रक तेज बारिश और तूफान की चपेट में आने से एक दूसरे से टकरा गए और ये टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों ट्रक पलट गए, जिसके बाद हादसे की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। इस दौरान हादसे वाली जगह पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मूसलाधार बारिश के बीच वहां दमकल कर्मियों के साथ एम्बुलेंस का तांता लगा दिखा। एक दमकल कर्मी पलटे हुए ट्रक पर चढ़कर टॉर्च की मदद से अंदर का जायजा लेते नजर आया। हालांकि देर रात और तेज बारिश की वजह से राहत बचाव के काम में मुश्किल जरूर हुई, लेकिन दमकल कर्मियों ने सूझबूझ के साथ काम लिया और घायल ड्राइवरों को पलटे हुए ट्रकों से निकालकर स्ट्रेचर की मदद से एम्बुलेंस में चढ़ाकर अस्पताल ले जाया गया। कोरोना संकट में रिलायंस फाउंडेशन काफी वक्त से लोगों की मदद में जुटा है। इसी कड़ी में गुजरात के जामनगर में कोरोना मरीजों के लिए रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से बनाए गए कोविड केयर सेंटर का लोकार्पण किया गया। इसका कोविड केयर सेंटर का लोकार्पण गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट परिमल नथवानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रुप चेयरमैन धनराज नथवानी समेत कई वरिष्ठ लोग मौजूद थे। जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन की 1000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर बनाने की योजना है और वहां 400 बेड के कोविड केयर सेंटर का लोकार्पण हो गया। इस कोविड केयर सेंटर में मरीजों का मुफ्त इलाज होगा और उन्हें अच्छी सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी। गुजरात के जामनगर में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने की रिलायंस फाउंडेशन ने जो जाहिरात की थी, उसके तहत ही जामनगर के डेंटल कैंपस में 400 बेड का कोविड केयर सेंटर रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू कर दिया गया है। खास करके आज सीएम विजय रूपाणी ने यहाँ का जो कोविड केयर सेंटर है उसका वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण भी कर दिया है। दिल्ली के दल्लूपुरा में मौजूद धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में महज 18 घंटे के अंदर एक मशीन की मदद से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया। ऑक्सीजन बनाने वाली ये मशीन 2 दिन पहले फ्रांस से दिल्ली पहुंची थी। बताया गया कि इसे शुरू करने में 2 महीने का वक्त लग गया, लेकिन अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने इसे मरीजों के इलाज के लिए कुछ ही घंटों में शुरू कर दिया, जिसके बाद इस मशीन से ऑक्सीजन बनने लगी और इस अस्पताल की दूसरों पर निर्भरता कम हो गई। तमाम जगहों से प्यूरिफाई होकर ऑक्सीजन अंतिम तौर पे यहाँ तैयार होता है। ऑक्सीजन बनाने वाली इस मशीन के शुरू होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उम्मीद जताई कि वो पहले के मुकाबले अब ज्यादा मरीजों की जान बचा सकेंगे, जिससे हमको दिन में 48 सिलेंडर और मिल जाएंगे। इस मशीन की मदद से रोजाना 3.5 लाख लीटर ऑक्सीजन बन सकती है और एक बार में इससे 4 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां फर्नीचर के एक शोरूम में आग लग जाने से लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। आग की यह घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शोरूम के अंदर चारों तरफ आग की ऊंची लपटें उठने लगी और उसका धुआं पूरे इलाके में फैलने लगा। ये देखकर वहां रहने वाले लोग खौफ से भर गए, क्योंकि शोरूम के आसपास कई मकान भी थे जिनमें आग के फैलने का खतरा मंडराने लगा। थोड़ी ही देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंच गई, जिसके बाद आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। दमकल कर्मचारियों ने आग को दूसरे मकानों में फैलने से तो बचा लिया, लेकिन इस आग में शोरूम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें मामूली विवाद में कुछ लोगों ने एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान उस लड़के को कई चोटें आईं, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि अचानक उस लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। वो सभी उसे लगातार घूंसे मारते रहे। वो अकेला पड़ गया। उन्होंने उसे सड़क पर गिरा दिया। ऐसे में वहाँ मौजूद एक आदमी ने बीच बचाव की कोशिश की और उन लोगों को ऐसा करने से रोका। भाई थी उस बात को लेके कल कंपनी में जो है इन लोगों ने मुझको मारा। कुछ दूरी तक जाने के बाद एक आरोपी लौट कर आया और उस लड़के को बेल्ट से बुरी तरह पीटा। बाकी आरोपियों ने भी उसे फिर घेर लिया और लात घूंसों से मारपीट की, लेकिन वहां जुटे कुछ लोगों के दखल देने के बाद वो वहां से चले गए। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई।
वहां भीषण आग में कई झुग्गियां जलकर राख हो गई। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई, लेकिन तब तक 35 से ज्यादा झुग्गियां इस आग में घिर गई। उसकी लपटें इतनी तेज और ऊंची थी कि उन्हें दूर से भी देखा जा सकता था। इसके साथ ही धुएं का गुबार आसमान तक फैल गया। इस आग को बुझाने में दमकल कर्मचारियों को कई घंटों का वक्त लग गया। लगभग 3 दर्जन झुग्गियों के जलने की खबर है यहाँ पर। गनीमत ये रही कि आग फैलते ही उन झुग्गियों में रहने वाले लोग बाहर निकल आए थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। खबर है कि पुलिस ने एहतियातन आसपास की दूसरी झुग्गियों को भी खाली करवा दिया। देश भर में कोरोना से मचे हाहाकार में थोड़ी राहत बढ़ी खबर आई है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि लगातार तीसरे दिन ऐसा है जब कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आई है। देश में 1 मई को सबसे ज्यादा मरीज सामने आए थे, जब आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया था। लेकिन उसके बाद 2 मई को ये घटकर 3,68,000 हो गया और उसके अगले दिन यानी 3 मई को ये संख्या 3,57,000 पहुंच गई। यानी मरीजों में लगातार कमी देखी जा रही है। हालांकि देश भर में रोज आने वाला आंकड़ा भले ही घटा है, लेकिन इस आधार पर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना के कहर से राहत मिलने जा रही है। दिल्ली के विकासपुरी में एक अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के स्टोर रूम में लगी यह आग तेजी से फैली। उस वक्त वहां 17 कोरोना मरीजों के साथ कुल 26 मरीज भर्ती थे। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 7 गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। इस बीच पुलिस ने अस्पताल के कर्मचारियों की मदद से सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं दमकल कर्मियों ने काफी कोशिश के बाद आग को बुझा दिया। सीरिया के इदलिब प्रांत के एक गांव में हुए धमाके में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी हो गए। दावा है कि यह धमाका ड्रोन के जरिए मिसाइल दागकर किया गया, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और कुछ ही देर में बचाव दल मौके पर पहुंचा। विस्थापित लोगों की एक बस्ती के करीब धमाका होने की वजह से वहां पर मलबा ही मलबा बिखरा मिला, जिसे हटाने के लिए बचाव दल पूरी तरह जुट गया। लेकिन बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर और ईंट के मलबे को हटाना इतना आसान भी नहीं था। इस मलबे में तकिए, बैग, टोकरी जैसे सामान के साथ खून के निशान वाले कपड़े और चादरें भी दबी दिखी। बताया जा रहा है कि इस धमाके में हथियारों के एक डिपो को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 लड़ाकों की भी मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर अब कम होता दिख रहा है। हालांकि कल के मुकाबले आज राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज जितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उससे ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो गए। पिछले 24 घंटे में राज्य में 51,880 नए कोरोना मरीज सामने आए, जबकि इस बीच 65,934 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 891 लोगों की मौत हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 2,554 कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि 62 लोगों की जान चली गई। थर्ड वेव एंटीसिपेट हम कर रहे हैं कि जुलाई अगस्त के दरमियान या सितंबर के दरमियान थर्ड वेव भी आ सकती है। ऐसा केंद्र शासन ने भी राज्य शासन के वीसी में कहा है, लेकिन अभी इसकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो करना बहुत ज़रूरी है। आज तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर आज स्थिति 12 ज़िलों में काफ़ी सुधार हुई है, काफ़ी संख्या कम हुई है 12 ज़िलों में, ये केंद्र शासन ने भी मान्य किया है। और करीबन बाकी के जो ज़िले जिसमें अभी भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो उसमें बेड्स बढ़ाने का काम हो, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने का काम हो, नर्सेस, टेक्नीशियंस की संख्या बढ़ाने का काम हो सकता है तो फील्ड हॉस्पिटल्स बढ़ाने का काम हो। ये सब आदेश हमने कलेक्टर्स, कमिश्नर्स को दे रखे हैं। हरियाणा के अंबाला में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने कसरत करवाई। ये सभी लोग लॉकडाउन तोड़कर सुबह सुबह टहलने निकले थे, लेकिन रास्ते में पुलिस वालों का पहरा था और लॉकडाउन तोड़ने वाले ये सभी लोग उनके हत्थे चढ़ गए। इसके बाद उन लोगों से सड़क पर ही कसरत करवाई गई। पहले उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ा किया गया और फिर उनसे पुशअप्स करवाए गए। लॉकडाउन का पालन बिल्कुल करेंगे। इतना ही नहीं, एक दूसरे इलाके में गश्त पर निकली पुलिस के हाथ ऐसे कुछ और लोग भी लगे, जिनसे पुलिस ने उठक बैठक लगवाई। हम लोग करेंगे। इसी तरह लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। हालांकि पुलिस ने घर से न निकलने की हिदायत देते हुए सभी लोगों को थोड़ी देर बाद छोड़ दिया।
यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,858 नए मरीज सामने आए, जबकि इस बीच 352 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अच्छी बात यह है कि इस बीच 38,683 लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने घर लौट गए। लखनऊ में भी पिछले 24 घंटे में 2,407 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 5,079 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। राज्य में फिलहाल 2,72,568 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। जॉन अब्राहम ने संकट में लोगों से मदद जारी रखने की अपील की। जॉन अब्राहम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज जारी किया। अपने इस मैसेज में उन्होंने संकट की घड़ी में लोगों की मदद करने वालों का शुक्रिया अदा किया और आगे भी इसे जारी रखने की अपील की। India needs your help. Everyone out there needs your help. We can save lives, and even if we save one life, it makes a big difference. मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल रेलवे स्टेशन पर लोगों के इलाज के लिए 5 कोविड कोच तैनात किए गए। प्रति कोच 14 मतलब कैपेसिटी है, 14 लोगों को एक साथ भर्ती किया जा सकता है। ओडिशा के रायगढ़ जिले में चाय बेचने वाले शेख मोहम्मद ने कोरोना संकट में जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना बांटा। बताया गया कि वो रोजाना 40 से 50 लोगों को खाना खिलाते हैं। हरियाणा सरकार ने पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउसों को मेडिकल स्टाफ के लिए खोल दिया। कोरोना की वजह से ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्स इन रेस्ट हाउस में मुफ्त में रह सकेंगे। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में सीटी स्कैन के नाम पर लूट का खेल चल रहा है। जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, उनमें कई लोग जांच को पुख्ता करने के लिए सीटी स्कैन करवा रहे हैं। बताया गया कि ऐसे लोगों से कई लैब मनमाने पैसे वसूल रही हैं। मनमाने पैसे ले जा रहे हैं। 6,500 पे पर पेशेंट से चार्ज किए जा रहे हैं एक सीटी स्कैन का। दिल्ली सरकार ने इलाज के नाम पर लूट मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। जो रेट्स निर्धारित हैं उससे ज्यादा लेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया पहले ही साफ कर चुके हैं कि हल्के लक्षण वाले मरीजों को सीटी स्कैन करवाने की जरूरत नहीं है। इसका नुकसान समझने की जरूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 टेस्ट एक्सरे। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला और उसके बेटे की जान बाल बाल बच गई। आरपीएफ के जवानों ने अगर मुस्तैदी नहीं दिखाई होती तो वो दोनों ट्रेन के नीचे आ गए होते, क्योंकि जब वो महिला अपने बच्चे के साथ चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही थी, तभी हड़बड़ी में उसका हाथ फिसल गया, जिससे वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई। उस वक्त ट्रेन की रफ्तार भी तेज हो चुकी थी। तभी वहां मौजूद आरपीएफ के जवानों ने बिना देर किए उन्हें प्लेटफॉर्म पर खींच लिया, जिससे उनकी जान बच गई। तब तक रेल पुलिस के दूसरे जवान भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। दुनिया को कोरोना बांटने वाले चीन ने अब एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। News18.com की रिपोर्ट है कि 29 अप्रैल को चीन ने जिस लॉन्ग मार्च रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा था, चीन का नियंत्रण उससे हट गया है। और खबर अब यह है कि इस रॉकेट के बड़े बड़े टुकड़े धरती की तरफ आ रहे हैं, जो दुनिया के कुछ देशों पर बरसकर तबाही मचा सकते हैं। जिन देशों को ये मलबा निशाने पर लेगा, उनमें न्यूयॉर्क, मैड्रिड, बीजिंग, चिली और न्यूजीलैंड का कुछ हिस्सा है। विशेषज्ञ लगातार चीन के इस टूट चुके रॉकेट के मलबे पर नजर बनाए हुए हैं और दावा है कि चीन को भी इसकी जानकारी है, मगर अभी तक उसने इसे लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है। चीन ने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने के मकसद से 29 अप्रैल को यह रॉकेट लॉन्च किया था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां के बैरिया बस अड्डे पर खड़ी 3 बसों में अचानक से आग लग गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में ये बसें आग की लपटों और धुएं से घिरी दिखाई दी। बसों को आग में घिरा देखकर वहां मौजूद लोग दहशत से भर गए। इन बसों से निकल रहे धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। इसकी सूचना लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। बताया गया कि इस घटना के वक्त तीनों बसों में कोई सवार नहीं था। इन बसों में आग कैसे लगी, इसका पता नहीं चल पाया है। इंग्लैंड की थेम्स नदी में एक द्वीप पर दूसरे विश्व युद्ध के वक्त के एक पानी के जहाज में आग लग गई। ये जहाज 1940 में फ्रांस के डंकर्क में इस्तेमाल हुए उन ऐतिहासिक छोटे जहाजों में से था जिससे हजारों फ्रेंच और ब्रिटिश सैनिकों को सुरक्षित इंग्लैंड पहुंचाया गया था। लेकिन थेम्स नदी में खड़े करीब 80 साल पुराने जहाज में अचानक आग लग गई। इस दौरान आग की लपटों के साथ बाकायदा धमाका होते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। Oh my God!
जिसके बाद ये आग बेहद तेजी से फैलने लगी। कुछ दूर से ली गई तस्वीरों में नदी के किनारे का एक बड़ा एरिया आग में जलता नजर आया, जिसने आसपास के पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि सूचना मिलते ही बिना वक्त गवाए दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि इतनी आसानी से थमने वाली नहीं थी। आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार चारों तरफ फैलने लगा। देखते ही देखते ये धुआं बेहद घना होता चला गया और हवा के साथ काफी दूर तक फैलता नजर आया। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले नदी में तैरते लकड़ी के 2 बोट हाउस में लगी, जिसने तेजी से फैलते हुए भयावह रूप ले लिया। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि नए मरीजों का आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 7028 लोगों को कोरोना हुआ, जबकि इस बीच 85 मरीजों की मौत हुई। राज्य में अभी 56,627 एक्टिव मरीज हैं, जिनका उपचार चल रहा है। वहीं कोरोना की वजह से अब तक 3015 मरीजों की मौत हो चुकी है। जेईई मेन परीक्षा की टलने की जानकारी है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए इसी महीने होने वाली जेईई मेन परीक्षा को टाल दिया गया। बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से ये फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वायुसेना ने बेंगलुरु में 100 बेड का एक कोविड केयर सेंटर बनाने का काम तेज कर दिया। कोरोना संकट में रवीना टंडन ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। बताया गया कि उन्होंने दिल्ली के अस्पतालों में 300 ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम करवाया। साथ ही उन्होंने दूसरे लोगों से भी मदद के लिए सामने आने की अपील की। महाराष्ट्र के मंत्री बालासाहेब थोराट ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा। अपने इस खत में उन्होंने राज्य के पत्रकारों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग की। बिहार में भी 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया। हालांकि इससे पहले वहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन हालात बिगड़ते देख अब वहां 5 मई से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया। मैं सादर आग्रह करता हूं कि कोरोना के लॉकडाउन के नियमों का आप सब लोग पालन करें। बिहार में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने भी लॉकडाउन का पालन करने और लोगों से बाहर न निकलने की अपील की। बहुत ही सराहनीय कदम है, इससे कोरोना संक्रमण का फैलाव रुकेगा। जबकि विपक्ष ने नीतीश सरकार के इस फैसले को देरी से लिया गया फैसला बता दिया। तो इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने पहले ही सुझाव दिया था। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 107 लोगों की मौत हुई, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 17,639 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बीच 16,547 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए। राज्य में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 1,20,946 है, जिनका इलाज हो रहा है। वहीं इस महामारी की वजह से अब तक 11,744 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां विरोधी उम्मीदवार को जीत की बधाई देना 2 लड़कों को भारी पड़ गया। बताया गया कि दोनों लड़कों ने विरोधी उम्मीदवार के जीतने पर उसको फूलों की माला पहना दी, लेकिन उनके इस काम से उनके ही पक्ष के लोग भड़क गए। जैसे ही दोनों लड़के अपने घर लौटे, उनकी अपनी ही तरफ के लोगों ने ही उन्हें दौड़ा लिया। जान मुसीबत में देख दोनों लड़के स्कूटर लेकर वहां से भागने लगे, लेकिन तभी उनका बैलेंस बिगड़ गया और उनका स्कूटर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गया। स्कूटर गिरते ही पीछा कर रहे लोगों ने दोनों को घेर लिया। एक बुजुर्ग तो इतना गुस्से में था कि उसने आओ देखा ना ताओ जमीन पर गिरे लड़के पर लाठियां बरसाने लगा। वो लड़का बचने की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोगों ने उन पर कोई रहम नहीं दिखाया। दोनों की जमकर पिटाई की गई। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर किसी तरह उन्हें बचाया जा सका। बिहार में कोरोना की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां मौतों के आंकड़ों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में राज्य में 105 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,794 नए कोरोना मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा 2,681 मरीज पटना में मिले। राज्य में फिलहाल 1,10,430 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद वहां राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके खिलाफ एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता दिल्ली के साउथ एवेन्यू वाले टीएमसी दफ्तर पहुंच गए और उन लोगों ने हंगामा करते हुए दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर स्याही पोत दी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी की तस्वीर पर कालिक पोतकर अपना गुस्सा दिखाया। इस दौरान उन लोगों ने ममता सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। ममता सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इतना ही नहीं, वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक कार्यकर्ता ऑफिस की एक दीवार पर ममता बनर्जी खूनी है जैसे अपशब्द लिखता दिखा।
ये हंगामा कुछ देर तक इसी तरह चलता रहा। ममता खूनी है ये लिखा है और ममता बनर्जी के पोस्टर को भी उन्होंने कालिख पोत दी है। हालांकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बंगाल में पिछले कुछ दिनों से हिंसा का दौर जारी है और बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के लोग उसके कार्यकर्ताओं और दफ्तरों को निशाना बना रहे हैं। हरियाणा में भी कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 15,786 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 153 लोगों की मौत हुई। इस बीच 11,525 लोग कोरोना को मात देकर अस्पताल से अपने घर लौटे। राज्य में फिलहाल 1,08,830 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इस महामारी की वजह से अब तक 4,779 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू की राजधानी लीमा में स्वास्थ्य कर्मियों ने कामकाज में बिगड़ते हालात के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों का आरोप है, स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद अस्पताल में ऑक्सीजन और दवाओं जैसी कई सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये लोग सड़क पर उतरे और बड़े बड़े बैनर पकड़े। डॉक्टर और नर्स ने अस्पताल के बाहर इकट्ठा होकर ड्रम पीटते हुए नारेबाजी की। इस दौरान अस्पताल में बद इंतजामी का विरोध कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने पेरू की सामाजिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी के इस्तीफे की मांग भी की। पेरू में भी कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ ऑक्सीजन की कमी शुरू हो चुकी है, जिसका असर अस्पतालों में बदहाली के रूप में देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने गरीबों को राहत देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि उनकी सरकार कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों पर खास ध्यान देगी। दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। इस चुनाव में पूर्व सांसद के भतीजे की जीत हुई, जिस पर सीआरपीएफ के कमांडेंट ने ऐतराज जताया क्योंकि उनका बेटा भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहा था। लेकिन आरोप है कि मतगणना केंद्र पर सीआरपीएफ कमांडेंट अपने जवानों के साथ पहुंच गए और उन्होंने काउंटिंग पर असर डालने की कोशिश की, जिस पर पूर्व सांसद राम किशुन भड़क गए और उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। मैं कह रहा हूँ, आप नहीं आ सकते हैं। मैं क्या बात सुनूं? अपनी मेरी फोन चली क्या है? इस हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस दोनों पक्षों को समझाने लगी। इस बीच पूर्व सांसद अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए, जिससे मामला और बिगड़ गया। इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे से हाथापाई शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने जल्द ही उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। बाद में प्रशासन के बड़े अधिकारी जब वहां पहुंचे, तब जाकर मामला शांत हुआ। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में मेट्रो ट्रेन से सफर पर निकले लोग अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए। बीच रास्ते में ही मेट्रो का पुल टूट गया और रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे में 24 लोग काल के मुंह में समा गए, जबकि करीब 80 लोग घायल हो गए। राजस्थान में कल के मुकाबले कोरोना मरीजों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन मौत का आंकड़ा जस का तस है। पिछले 24 घंटे में 16,974 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि इस बीच कोरोना की वजह से 154 लोगों की मौत हुई। फिलहाल राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,97,045 है, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना की वजह से अब तक 4,866 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो लगातार राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,94,371 है। पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 150 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। चुनाव परिणाम के दिन पश्चिम बंगाल के सीटों के रुझान आए। न्यूज़ 18 इंडिया फिर रहा सबसे आगे। पश्चिम बंगाल की स्थिति तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। लाइव रिजल्ट हब की ताकत। ममता बनर्जी हार गई हैं। सबसे विश्वसनीय चेहरों और नतीजों के साथ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला दिख रहा है। फिर एक बार न्यूज़ 18 इंडिया, सबसे पहले सबसे सही। चुनाव मतलब न्यूज़ 18 इंडिया।